Greetings everyone. So now we are coming to depreciation accounting. मतलब डेप्रिसिएशन की वर्किंग, इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं. इन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वी हैव टू कंपोनेंट्स. हमारे हर क्वेश्चन में दो चीज़ें होंगी जो हमें करनी है. नंबर वन है डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज. डिटर्मिनेशन का यहाँ पर मतलब है कैलकुलेशन. सो आप डेप्रिसिएशन अमाउंट की कैलकुलेशन SLM या WDV मेथड जो आपका क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लोगे. सो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, इट्स बेटर कि हम पहले उसका वर्किंग नोट बना लें जिसमें हम अमाउंट्स की कैलकुलेशन कर लें. एक बार अमाउंट कैलकुलेट हो गए तो सेकंड स्टेप हो जाएगा रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग फॉर द सेम. सो अकाउंटिंग करते हुए हमारे पास दूसरा स्टेप है अकाउंटिंग. इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मतलब डेप्रिसिएशन के लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाया जाएगा. इट इज़ डायरेक्टली चार्ज्ड इन द एसेट अकाउंट. सो अकाउंटिंग करते हुए आप देखोगे कि जो एसेट अकाउंट है उसी में हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जाएगी. सेकेंड मेथड में क्या है, हम बनाते हैं एक सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन एंड नॉट इन द एसेट्स अकाउंट. तो इसे हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, बल्कि हमारा डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में ऐड होता रहता है. मान लो आपने मशीनरी खरीदी 50,000 रुपीज़ की, ठीक है. अब मशीन अकाउंट में 50,000 ही रहेगा. आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड करना शुरू कर दोगे. जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है तो आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 5,000. सेकेंड ईयर में क्या होगा, पिछले साल का 5,000 प्लस इस साल का, इस ईयर का 5,000, 10,000 डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस ईयर का अगेन डेप्रिसिएशन इस बैलेंस में ऐड होगा. तो ये बैलेंसेस आते जाएंगे. सो फाइनली क्या होगा कि हमारी एसेट की जो नेट वैल्यू है जो बुक्स में आएगी वो कम होती जाएगी. ठीक है ना, नेट वैल्यू कम होगी लेकिन दोनों बैलेंसेस अलग अलग आएंगे. सो कभी भी आप अकाउंट देखोगे आपको वैल्यूज सेपरेटली दिखेंगी कि ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं किया, और ये टोटल डेप्रिसिएशन है. ठीक है. सो एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू इसकी वर्किंग होती है. सो लेट अस टेक अप दीज वन बाय वन. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड, कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं. अब हमारा पहला मेथड क्या है, विदाउट प्रोविजन, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन को अकाउंट कैसे करना है बिना प्रोविजन अकाउंट के, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि डेप्रिसिएशन को सीधे एसेट अकाउंट में ले जाओ. ठीक है. सो इसकी एंट्रीज कैसे होंगी. अब हमारा डेप्रिसिएशन का जो काम है ये शुरू क्यों होता है, नंबर वन, जब हमने कोई एसेट बाय की. आपको पहले एक एसेट आपके पास होगी जिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, है ना. सो आपको नंबर वन एंट्री क्या होगी, जब भी बिजनेस में कोई एसेट खरीदी जाएगी, यू मे बाय इट इन द बिगनिंग और ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी खरीदोगे, सो एसेट को परचेज करने की एंट्री करोगे. ये एंट्री हमने वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट वहाँ सीखी थी. सो जब भी एसेट खरीदेंगे हमारी एसेट की एंट्री हो जाएगी. सो जितनी भी कॉस्ट है जो कैपिटलाइज हो रही है वो सारी फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आ जाएगी, और जो हमारे GST है वो सेपरेटली पे होता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता. ठीक है. सो कॉस्ट में परचेज प्राइस आएगा, कॉस्ट में सेस आएगा, कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट आएगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस आएंगे. सो जितनी भी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो टू ब्रिंग द एसेट इनटू द प्लेस एंड फॉर्म ऑफ यूज़, ठीक है ना, कि वो एसेट यूज़ हो सके, उसको आप एसेट के अकाउंट में कैपिटलाइज कर देते हो. टैक्सेस जो GST है वो अलग लिखा जाता है, और पेमेंट अगर बैंक के थ्रू हो रही है तो बैंक, नहीं तो वेंडर अकाउंट. ठीक है. सो ये परचेज की एंट्री हो गई. तो जब भी परचेज करेंगे इसकी एंट्री कर देंगे. अब डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या कहती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, हर साल के एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की कॉस्ट पर. सो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. जब आपके पास एसेट आई थी आपने उसे डेबिट किया था, है ना. अब डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी, आप उसकी बुक्स में वैल्यू कम करोगे. सो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट. सो एसेट जब आती है तो डेबिट होती है, जब डेप्रिसिएशन होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, और साथ में डेप्रिसिएशन एज अ चार्ज डेबिट कर लिया जाएगा. सो हमारी एंट्री क्या हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट किया क्योंकि इट शोज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. सो फिक्स्ड एसेट में कमी हो गई.
डेप्रिसिएशन की आप इसमें नरेशन दे सकते हो इफ़ यू वांट। और क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो ये अकाउंट हमारा कंटिन्यू नहीं हो सकता। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं ये कंटिन्यू होंगी, इस साल का बैलेंस अगले साल जाएगा, बट जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम्स होती हैं, जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, उनको हमें एंड में क्लोज करना होता है P&L अकाउंट में। सो एट द एंड आप जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसको चार्ज कर दोगे P&L अकाउंट में। सो जब डेप्रिसिएशन लिखा था ये डेबिट किया था, अब इसको ट्रांसफ़र कर देना है किस में, P&L में। सो डेबिट से इसको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया और कहाँ डाल दिया, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में और भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं तो वहाँ पर ये एज एन एक्सपेंडिचर चार्ज हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट सही से कैलकुलेट होगा। सो हमारी ये जो दो एंट्रीज़ हैं विच आर at the end of the year charging depreciation and putting depreciation और closing depreciation to P&L account, ये हर बार रिपीट होंगी। ठीक है, परचेज करना ज़रूरी नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स ऐसे नहीं है कि आप हर साल खरीद रहे हो। सो जब भी परचेज करोगे परचेज की एंट्री, उसके बाद हर साल ये दोनों एंट्रीज हमें खुद से करनी होती हैं। सो डेप्रिसिएशन जो है एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है, आप किसी बाहर वाले से डील नहीं कर रहे हो। सो एज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन आप इसको रेगुलरली डेली इसको आप अपने अकाउंट में लिखते जाएंगे। ठीक है, और खुद से इसको चार्ज करना है और इसको P&L में डाल देना है। सो अब जब हम इसमें आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो एसेट अकाउंट है वो बैलेंस हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, एंट्रीज हमारी रिपीट होती गई। सो इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, पहला है फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो एसेट हमने खरीदी, और सेकंड है डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर रहे हैं। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हमारे पास क्या क्या एंट्रीज है। सो ये क्वेश्चन कभी भी पैटर्न नहीं चलेगा कि यही फॉर्मेट है और ये सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। यू विल हैव टू सी कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम टाइम लाइन पर ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लेंगे कि इस ईयर में क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, फिर उस ईयर की ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग की जाएगी। बीइंग एन एसेट अकाउंट, अगर हमारी एसेट्स में डिक्रीज़ होती है, कमी होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट में लिखते हैं। तो ये बेसिक इसका प्लस माइनस याद रखो। अगर किसी ट्रांजैक्शन से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट, डिक्रीजेज आर क्रेडिटेड। सो अब ट्रांजैक्शंस नोट करो क्या हो रहे हैं। अभी आपके पास हो सकता है कुछ बैलेंस पहले से हो, फिर आप कुछ एसेट्स और खरीदते हैं। सो व्हेन यू बाय एसेट्स दे कम टू द डेबिट साइड। अगर एसेट खरीदते हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं जितना भी इसका कॉस्ट प्राइस आया। अब एंड में क्या होगा, खुद से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने। सो ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो और अकाउंट को बैलेंस कर दो। ठीक है ना, ये हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया। ये जो बैलेंस हमारा आया था ये हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये क्वेश्चंस हमारे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स तक चलते हैं। सो एक ईयर पर बात नहीं खत्म होगी, इसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर के बारे में बताएंगे। सो इफ़ यू बाय समथिंग, एसेट खरीदते हो तो यहाँ रिकॉर्ड कर लो, सेल होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। उसके बाद फिर क्या है, जो एंड में हमें वही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और अकाउंट को बैलेंस करना है। तो ये ईयर आफ्टर ईयर एज इट इज़ चलेगा। सो हर साल हमें सिर्फ जो ट्रांजेक्शन्स है ना उनकी पोस्टिंग करनी है। सेकेंड अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो अब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं इसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी है डेप्रिसिएशन की। सो डेप्रिसिएशन आपकी बुक्स में कब एंटर हुआ, हर साल, एवरी ईयर एट द एंड, ईयर एंड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, सो जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कहाँ रिकॉर्ड किया था, एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी डेबिट साइड में। कहाँ से आ रहा है ये, एसेट अकाउंट से आ रहा है। सो इसकी पोस्टिंग क्या होगी कि हमने एंड में फिक्स्ड एसेट पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। सो इसकी क्रॉस पोस्टिंग की। अब इसे बैलेंस नहीं करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स P&L में क्लोज होते हैं। सो ये जो P&L में हम कर रहे हैं ट्रांसफ़र, ये सिर्फ क्लोजिंग के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे बैलेंस नहीं लिख सकते। सो जितना भी डेप्रिसिएशन आया वो सारा P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। सो ये दोनों अकाउंट्स हमारे बनेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं जब भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हेन यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए क्या है, हमें रेट दिए होते हैं नॉर्मली पर एनम के। पर एनम मतलब पूरे साल के। तो जो एसेट हमने जिस ईयर में सेल की या बाय किया तो उसको कब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो व्हेन टू स्टार्ट, सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट द एसेट्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ये डेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा परचेज के ईयर में। जिस टाइम एसेट हमारी यूज़ के लिए अवेलेबल है
उस टाइम से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ना परचेज की डेट से ना ही उसके यूज़ की डेट से। मान लो आपने एसेट खरीद ली 1 अप्रैल 2017 को, अब उसको आपको बिजनेस में लेके आना है, इंस्टॉल कराना है। सो 1 जुलाई तक ये इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो गया और एसेट आपकी हो गई रेडी टू यूज़। अब मीनवाइल आप अपनी फैक्ट्री सेट कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को लगा रहे हो, सो आपका जो वर्क है वो 1 अगस्त से वर्क स्टार्ट हो गया। मतलब आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह रख लिए, वर्कर्स रख लिए और आपका काम शुरू हो गया। तो एसेट का यूज़ जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ। एसेट की परचेज जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हुई। बट डेप्रिसिएशन कब से लगेगा? व्हेन दिस एसेट इज़ रेडी टू यूज़। क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो कॉज है वो सिर्फ यूज़ नहीं है, डेप्रिसिएशन इज़ कॉज्ड बाय टाइम फैक्टर ऑल्सो। सो जिस मिनट हमारी एसेट यूज़ के लिए रेडी है उस डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सिमिलरली आपको एंड कब करना होता है? व्हेन यू पुट ऑफ द एसेट फ्रॉम यूज़। जब आप एसेट को साइड कर देते हो कि अब ये यूज़ नहीं हो सकती, उसको अलग कर दिया, तो उस डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ना कि एक्चुअल डिस्पोजल तक। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, आप एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ कर रहे हो उसको, और अब वो रिपेयर बहुत ज़्यादा मांगती है, तो ख़राब हो चुकी है, ख़त्म है, ठीक है, तो आप उसको साइड कर देते हो कि अब ये एसेट यूज़ नहीं होगी। मान लो आपने उसको साइड कर दिया 30 सितंबर को, ठीक है, और उसके बाद आप इसको ऑफ कोर्स सेल करोगे। सो एज अ स्क्रैप इसकी सेल होती है 1 दिसंबर को। तो आपकी बिजनेस में ये जो एसेट है इसका यूज़ कब तक रहा था? 30 सितंबर तक। तो एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो 30 सितंबर तक चलेगा, ना कि 1 दिसंबर, क्योंकि जब आपने इसका यूज़ ख़त्म कर दिया उस डेट पर डेप्रिसिएशन भी ओवर है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है, जब हमें डेट्स अलग अलग दी होती है ना, सो वी नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज़ द टाइम कवर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? अब जो एसेट के लाइफ टाइम में जो बीच का टाइम है ना, मतलब ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल छोड़ दो, तो बीच में तो पूरा साल एसेट हमारे पास रही है, तो उसमें तो एनुअल डेप्रिसिएशन लगता है। दिक्कत आती है परचेज के ईयर में और सेल के ईयर में। सो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, कई बार जो हमें रेट है ना वो पर एनम दिया होता है और कई बार फ्लैट रेट दिया होता है। सो अगर हमें डेप्रिसिएशन का रेट एक फ्लैट रेट, जैसे 10% डेप्रिसिएशन, तो ये नहीं कह रहा कि ये 10% कितने टाइम पीरियड का है, ये कह रहा है कि सीधे इतना % रेट लगा दो। तो इन दैट केस हमें डायरेक्ट रेट चार्ज करना होता है, हम पीरियड का ध्यान नहीं रखते। सो वी डोंट सी व्हेन द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज़ और पुट ऑफ फ्रॉम यूज़। आपको पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट अगर आपकी एसेट के रेट, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो पर एनम दे रखा है, जैसे 20% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि ये रेट फुल ईयर का है, ठीक है। तो अब आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। तो जिस डेट से आपकी एसेट अवेलेबल है यूज़ के लिए, उस डेट से लेके एंड तक का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो मान लो आपने एसेट जो है वो 1 जुलाई को खरीदी और वो आपके यूज़ के लिए रेडी है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च जो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, दैट मीन्स 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और अगर हमें इसमें डेट ऑफ परचेज नहीं दे रखी, ठीक है, आपको ये नहीं बता रखा कि एसेट कब खरीदी है, तो हम एवरेज कर लेते हैं। सो पूरे 1 ईयर का एवरेज होता है 6 मंथ्स, हाफ। तो इन दैट केस 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। सेम थिंग अप्लाइज फॉर सेल ऑल्सो। सेल के टाइम भी अगर फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट का मतलब होता है कि रेट टोटल दे रखा है, इसमें टाइम नहीं कहा, तो हमें फिर पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हम टाइम का ध्यान ही नहीं रखेंगे। बट अगर पर एनम रेट है, इसका मतलब वो एसेट का डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का है। मान लो आप एसेट की सेल करते हो 31 दिसंबर को इन द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट ईयर, तो आपकी एसेट 31 दिसंबर तक यूज़ हुई है ना इस ईयर में, अप्रैल से लेके मार्च में, मतलब 9 मंथ्स यूज़ हुई है। सो आपके एसेट का डेप्रिसिएशन, मान लो उसकी कॉस्ट है 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम, तो ये पूरे ईयर का है और हमारे पास एसेट कितना टाइम रही है? 9 मंथ्स। तो आप सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे। और अगर पर एनम के केस में हमें डेट नहीं दे रखी होती, जब भी डेट नहीं दे रखी है तो हम एवरेज मतलब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो ये कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट्स हैं। फ्लैट रेट हो तो कुछ नहीं सोचना, फ्लैट रेट का मतलब सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर रेट पर एनम है तो पीरियड का ध्यान रखना है, कितने टाइम पीरियड के लिए योर एसेट इज़ यूज्ड। ओके, सो अगर डेट ऑफ परचेज और सेल दे रखी है तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो। इफ डेट इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ 6 मंथ्स एवरेज।
ओके, सम मोर पॉइंट्स। अब कॉस्ट में ऑल्दो वी हैव डन दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो, कवर किया था, बट क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं सो वी नीड टू रिवाइज दीज पॉइंट्स। सो कॉस्ट के टाइम पे याद रखो जो रिपेयर्स होती है, सब्सिक्वेंट रिपेयर्स, वो कैपिटलाइज नहीं होती। सिर्फ सेकेंड हैंड एसेट्स की रिपेयर को हम कैपिटलाइज करने का मतलब है कॉस्ट भी ऐड करना, ठीक है। तो सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हो तो उसकी रिपेयर ऐड होती है, बट सब्सिक्वेंट मतलब बाद में जो रिपेयर कराओगे वो ऐड नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है। अगर आपने एसेट हायर परचेज पे खरीदी है, हायर परचेज का मतलब होता है जैसे इंस्टॉलमेंट पे खरीदना, तो जो एसेट का कैश प्राइस है वही उसका कॉस्ट प्राइस है। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, आप इंटरेस्ट एसेट को ख़रीदने के लिए नहीं दे रहे हो, आप इंटरेस्ट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको एग्रीमेंट मिला है कि आप पेमेंट बाद में करो, ठीक है। तो आप पेमेंट को पोस्टपोन करने की, अपनी कैश की मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो, एसेट के लिए नहीं है। सो इंटरेस्ट को कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो इंटरेस्ट के बिना प्राइस है वो रहता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, कई बार हमें एसेट की वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस बिगनिंग में दे रखी होती है और हमें ईयर जो अकाउंट्स बनाने हैं वो इस ईयर के नहीं बनाने। मान लो आपको एक एसेट है, सपोज कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, ठीक है। एक एसेट आपने 1 लाख की खरीदी से ऑन 1 अप्रैल 2016। अब आपको जो अकाउंट बनाना है ये बनाना है फॉर द ईयर 2021, ठीक है। अब इस ईयर का अकाउंट बनाना है, एसेट तो आपने इस दिन खरीदी थी, तो इस ईयर के बिगनिंग में मतलब 1 अप्रैल 2020 को आपकी एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपको तो एसेट की वैल्यू लिखनी है ना। एसेट तो कॉस्ट तो 1 लाख है, वो तो तब थी ना जब नई खरीदी थी इस डेट को, अब तो नई नहीं रही। अब कितना ये टाइम पास हो चुके हैं, 4 years हैव पास्ड। तो अब इन 4 सालों में आपकी एसेट की वैल्यू ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो जब इस ईयर पे आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो इसकी बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बुक वैल्यू निकालने के कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। पहला मैं बता रही हूँ, जब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अब स्ट्रेट लाइन में हमें पता है कि हमें एक ही रेट है वो इसी कॉस्ट पर हर बार अप्लाई करना है। मान लो रेट है 10%, तो आपको फर्स्ट ईयर में भी 10% करना है, आपको सेकेंड ईयर में भी 10% करना है। तो 2 साल में 20%, 3 ईयर्स में 30%, 4 साल में 40%, इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो जैसे इसमें 4 साल निकल गए हैं तो 10% पर एनम था ना 1 साल का, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 40%। सो 1 लाख में से 40% अगर आपका डेप्रिसिएशन जा चुका है तो बुक वैल्यू कितनी बची 60%, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है। 10 की जगह मान लो रेट होता 15% और से 8%, 8 का मतलब होता 4 ईयर्स में 32% चला गया, तो 32% चला गया, 68% वैल्यू बच जाती। सो हमारा जो बुक वैल्यू होती है वो क्या आती है, कॉस्ट इंटू 100 माइनस, ये 60% मैंने कैसे किया था, अगर 40% डेप्रिसिएशन है 60 कैसे आया था, 100 माइनस 40%, टोटल 100% होता है ना। सो 100 माइनस रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने ईयर्स बीत चुके हैं सबका रेट कर लो, या फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, है ना। तो 4 ईयर्स का 40%, 5 ईयर्स का 50%, जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंगली, तो बुक वैल्यू आ जाती है कॉस्ट इंटू 100 माइनस रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये हम लॉजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू रिटन डाउन वैल्यू। अब रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, जैसे मान लो बुक वैल्यू है 100 से कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया से 10% पर एनम, तो अब बुक वैल्यू कितनी बचेगी, अगर 10% इसका चार्ज किया तो बुक वैल्यू 90 रुपीज़ बचेगी। ये 90 कैसे आई, 100 इंटू 100 माइनस 10%, है ना। 90% इससे वैल्यू आएगी ना 100% में से। और अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब जो आपका डेप्रिसिएशन है 10%, अब ये इस पे चलेगा, तो इस 90% में से आप ये कह सकते हो 10% तो डेप्रिसिएशन चला जाएगा और 90% इसकी, इस 90% की 90% बुक वैल्यू बचेगी। थर्ड ईयर में क्या होगा, फिर 10% इसका, क्योंकि अब हर बार डेप्रिसिएशन किस पे जाना है, बुक वैल्यू पे, इसका 10% डेप्रिसिएशन जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी 90%। सो हर बार हमारी जो वैल्यू बच रही है वो 1 माइनस रेट है।
फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में 1 माइनस रेट, फिर थर्ड ईयर में जो बुक वैल्यू है, मतलब जो बुक वैल्यू है उसका 1 माइनस रेट डेप्रिसिएशन बचता है। तो हर बार जो वैल्यू है वो 1 माइनस रेट से, एक बार है, एक बार, दो बार, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। सो जो हमारी बुक वैल्यू बचती है वो क्या है, कॉस्ट इंटू 1 माइनस फर्स्ट ईयर रेट, सेकेंड ईयर रेट। ऑल्दो रेट हमारे सेम होते हैं, तो जितने ईयर्स की बात चलेगी उतने ही यहाँ पर आ जाएंगे। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, रिमेंबर टू मेक चेंजेस इन द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ परचेज और सेल। परचेज और सेल का ध्यान रखना है। अब मान लो ये एसेट जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। अब अगर मान लो ये एसेट हमने 1 अप्रैल 2016 की जगह कब खरीदी होती, से 1 अक्टूबर 2016 को, मतलब फर्स्ट ईयर में ये एसेट हमारी 6 मंथ्स बाद खरीदी है, तो इसमें सिर्फ हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो ये 10 इंटू 4 नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में 5%, फिर बाकी के 3 ईयर में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये आपका 35%, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके एसेट की वैल्यू जो है वो ख़रीदी है आपने 1 अक्टूबर 2016 को, सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी बुक वैल्यू क्या होगी, 100 कॉस्ट, ठीक है, इनटू फर्स्ट ईयर में अब 5% एप्रिसिएशन चार्ज होगा, सेकेंड ईयर में 10% चार्ज होगा, उसके बाद से आप 10% चार्ज कर रहे हो, तो 4 साल बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अगेन 10%। तो इस तरह से, मतलब कॉस्ट पहली बार इसका 95% बचा, दूसरी बार इसका 90% बचा, फिर नेक्स्ट ईयर इसका 90% बचा, फिर नेक्स्ट ईयर इसका 90%। सो इस तरह से बुक वैल्यू सॉल्व होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मेथड। तो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ओनली वन एसेट, ठीक है। अब ध्यान से हमें चीज़ें पढ़नी है क्योंकि इसमें डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, अमाउंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सो ऑन 15th अप्रैल 2018 यू परचेज्ड अ मशीन फॉर 2,20,000, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। यू पेड IGST, तो GST इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, सो इसको हमें सेपरेटली अलग लिखना होगा। देन 10,000 आर स्पेंट ऑन ब्रिंगिंग इट टू द फैक्ट्री एंड इंस्टॉलेशन, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट हो गया। इट वॉज रेडी टू यूज़ ऑन 1 जुलाई, तो ये याद रखो एसेट हमने खरीदी चाहे अप्रैल में है, लेकिन ये वर्क शुरू कर रही है, जुलाई से रेडी हुई है, सो हमें जुलाई से ही इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इट्स लाइफ इज़ 10 ईयर्स एंड इट इज़ लाइकली टू फेच 32,000 एज स्क्रैप, ये स्क्रैप मिलेगा। एंड कॉस्ट ऑफ रियलाइजिंग स्क्रैप इज़ 2,000, मतलब नेट हमें स्क्रैप वैल्यू कितनी मिल पाएगी, 30,000। ओके, सो अब पहली चीज़ है कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशन में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट हो गई 2,20,000 प्लस 10,000 जो हम इसको इंस्टॉलेशन पे लगाएंगे 2,30,000। स्क्रैप हो गई 30,000, क्योंकि 32,000 में से 2,000 तो पे करना पड़ेगा ना इसको रियलाइज़ करने में। इट मीन्स जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो है 2 लाख, कॉस्ट लेस स्क्रैप। और क्योंकि लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स, तो हम सिंपल जो मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें हम डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 1 साल का। अगर 2 लाख की वैल्यू को हमें 10 ईयर्स में स्प्रेड करना है तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 पर एनम, ठीक है। अब ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट मशीन हमारी जो परचेज चाहे 15 अप्रैल को हुई है, ठीक है, 2,30,000 टोटल इस पर लगा, लेकिन जब हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन है 20,000 फुल ईयर का। बट फर्स्ट ईयर में ये मशीन हमारे बिजनेस में सिर्फ 9 मंथ्स यूज़ हुई है, क्योंकि आप इसे यूज़ करने की कंडीशन में कब लेके आए हो, 1 जुलाई को, ठीक है। ये 1 जुलाई को आपकी एसेट इट इज़ रेडी टू यूज़। सो जिस डेट से एसेट हमारी यूज़ के काबिल हो जाती है उस डेट से हम इसका डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करते हैं। सो हमारे पास इसकी बुक वैल्यू बच जाएगी आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स ऑन 1 अप्रैल 2019 बुक वैल्यू हो गई 2,15,000। इसके बाद से क्या है कि एसेट हमारे पास पूरा टाइम रही है ना, तो अब डेप्रिसिएशन
चार्ज किया 1,95,000, तो नेक्स्ट ईयर जो है इसकी वैल्यू हो गई 1,95,000। थर्ड ईयर में अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20,000 का, तो थर्ड ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 1,75,000। सो जितने ईयर्स का हमें अकाउंट कहा गया उतने ईयर्स का हम अकाउंट इसमें बना सकते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ अब आ गई हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में मान लो हमारे पास मोर देन वन एसेट है, तो आप इन्हीं को आगे कॉलम्स को आगे बढ़ाते जाओगे। यहाँ पर M1 का कॉलम बना है, आगे M2 M3 ऐसे कॉलम बना के टोटल कर सकते हो। सो अब अकाउंट बनाना इसका समझते हैं, मशीनरी अकाउंट। सो कैसे बनाते हैं हम मशीनरी अकाउंट? आपको अकाउंट का फॉर्मेट पता है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब हम इसमें डेट वाइज वर्किंग करेंगे। सो 15 अप्रैल 2018 को, वैसे अब आजकल 2 और बाय नहीं लिखते हैं, 2,30,000 आ गई हमारी एसेट। अब इस एसेट में कोई परचेज, कोई सेल, कोई एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? हर साल एंड में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है। सो इस ईयर के एंड में 31 मार्च 2019 को आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया और एसेट का बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। सो 2,15,000 बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। सो 1 अप्रैल 2019, सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके पास बैलेंस आ जाएगा ये वाला 2,15,000, ठीक है। अब करना कुछ और नहीं है, हर साल एंड में हमें डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है, क्योंकि कोई परचेज सेल नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा? हम टाइम लाइन पर देखेंगे कि हमारे पास एसेट्स की और परचेज और सेल है, तो अकॉर्डिंगली हम उसकी वर्किंग करते रहेंगे। तो राइट नाउ हम सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2,15,000, ये आप हैंडल कर सकते हो, दिस कैन बी डन, है ना। अब नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर का अकाउंट भी बनाना है, तो थर्ड ईयर में भी कुछ और तो हुआ ही नहीं है, यही तो एसेट चल रही है। सो आपको क्या करना है? इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 31 मार्च 2021 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 20,000 का, ठीक है ना। और एसेट को बैलेंस कर लोगे, बैलेंस कैरी डाउन 1,75,000, सो 195। तो ये हमारा हो गया एसेट अकाउंट फॉर द ऑल 3 ईयर्स। तो हर साल हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एसेट को बैलेंस करना है, और कोई भी बैलेंसिंग अकाउंट हो तो उसको हम एंड में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ज़रूर लिखते हैं। सो दिस विल बी डन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें अकाउंट कौन सा बनता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या वर्किंग है? आपका जो एसेट का डेप्रिसिएशन है वो आपको इसे रिकॉर्ड करना है और उसे कहाँ लेके जाना है? P&L अकाउंट में। सो हर साल हमें डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड करना है। सो एज अ नॉमिनल अकाउंट, एज एन एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है तो ये रिकॉर्ड होगा आपका मशीनरी अकाउंट से इस ईयर में 15,000, और ये बैलेंस नहीं होते हैं, ये कहाँ क्लोज हो जाते हैं? सो क्लोजिंग डेट में ही ये P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से एंड में आप इसको ओपन करते हो, यू चार्ज डेप्रिसिएशन, जो भी मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया उससे इसे ओपन किया और इसको आपने क्लोज कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया P&L अकाउंट में, ठीक है ना। अब थर्ड ईयर में एंड में आके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीनरी अकाउंट से और ये P&L अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। तो नाउअडेज हम P&L और अकाउंट्स में टू और बाय नहीं लिखते हैं, तो आप भी टू और बाय अवॉइड कर सकते हो, उसके बिना भी अकाउंट बन जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ दीज टू अकाउंट्स विल अपीयर। ये जो डेप्रिसिएशन है आपका, जो आपने फर्स्ट ईयर में चार्ज किया, ये हमारा चला जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है ना। ये क्रॉस पोस्टिंग है और इस अकाउंट को आपको क्या करना है? आपको यहाँ इसे P&L में क्लोज कर देना है। सो सेम बैलेंस हमारा P&L में क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन 20,000 चार्ज हो गया, तो वो 20,000 से रिकॉर्ड होगा और फिर वो P&L में
क्लोज हो जाएगा। थर्ड ईयर में अगेन डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ, उसे आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया और फिर वो P&L में उसका ट्रांसफ़र कर दिया। सो दिस इज़ हाउ हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। और अगर इसी में हमें कहा जाए कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, तो हमारी पहली एंट्री कब हुई? 15 अप्रैल 2018 को, जब आपने मशीनरी खरीदी। सो आपकी एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट। इस पर आपने इनपुट IGST दे दिया। सो IGST पे करने की अलग एंट्री टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। सो एसेट आपकी थी 2,20,000 की, प्लस इसमें आपने 10,000 के एक्सपेंसेस दिए थे, तो आप इसको टोटल 2,30,000 कर सकते हो। अब IGST आपने कितना पे किया है? IGST आपका है 12%, 2,20,000 का, ठीक है। सो ये आ जाएगा 26,400। सो टोटल आप 2,56,400 पे कर दोगे। ये तो ट्रांजैक्शन आपकी हुई जब आपने एसेट खरीदी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट हो गया नॉमिनल अकाउंट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन डायरेक्टली मशीन में चार्ज कर देना है, तो आपने इसमें डेप्रिसिएशन लिख दिया 15,000 फर्स्ट ईयर का। और ये डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया है इसे P&L अकाउंट में क्लोज करना है। सो जब चार्ज किया था डेबिट था, और जब आप क्लोज करोगे सो P&L टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको P&L में चार्ज क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दोगे। अब ये एंट्रीज हमारी रिपीट होने वाली हैं, हर साल ये रिपीट होंगी। सो नेक्स्ट ईयर जब आएगा 31 मार्च 2020, तो भी ये एंट्री की जाएगी, लेकिन अब पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है 20,000। उसके नेक्स्ट ईयर फिर से सेम एंट्री रिपीट होगी। सो एट सेट ऑफ एंट्रीज हमारा वही रहेगा, अमाउंट्स हमारे चेंज होते जाएंगे। सो इस तरह से हम जर्नल भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप अपना लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो एक सिंपल क्वेश्चन में। इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें वील बी हैविंग सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है, तो उनको भी हम देख सकते हैं। नाउ ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, तो ये देखो यही हमने किया है ना, इसमें अकाउंट्स में हमने डेप्रिसिएशन किया रिकॉर्ड, और नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन हमारा 20,000 हो गया, सेम एंट्रीज हमारी रिपीट हो गई। अब जब आपने अकाउंट बनाए तो एसेट को परचेज करने की एंट्री की, उसके बाद हर साल इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बैलेंस होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज बैलेंस, लाइकवाइज डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा बन जाएगा। सो दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ओनली वन मशीन। डेट्स का ध्यान रखना होगा और रेट का भी ध्यान रखना होगा। इट इज़ पर एनम, मतलब टाइम पीरियड का ध्यान रखो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। बस एक चीज़ याद रखो, एसेट की कॉस्ट जैसे इस केस में हो गई 5 + 1 6 लाख, तो जब आप SLM मेथड अप्लाई करोगे तो हर बार इसी पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। बट अगर यही हम क्वेश्चन WDV से करें तो हर बार हमें डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पर करना होगा। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आया आपका, हो गया 20% ऑन 6 लाख फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यू परचेज्ड इट इन अक्टूबर ना, तो 6 मंथ्स यूज़ होगी। इसका मतलब ये हो गया 60,000 का डेप्रिसिएशन, वैल्यू बची इसकी 5,40,000 फर्स्ट ईयर के बाद। अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, अगर हम SLM कर रहे हैं तो वो तो 6 लाख ही रहेगा, क्योंकि SLM में कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन रहता है। सो 1,20,000, बाकी वैल्यू बच गई 4,20,000 बुक वैल्यू। अगेन थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा, सो ये आ जाएगा 120, बुक वैल्यू बच गई इसकी 3 लाख। सो अब इसको अकाउंट करना होगा। बट अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू करते हो तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन जैसे आया 60,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही वैल्यू है। रिटर्न डाउन का मतलब होता है बुक वैल्यू, ठीक है। तो आ गया आपके पास वैल्यू 5,40,000। लेकिन अब सेकेंड ईयर से आपके अमाउंट्स चेंज होने लगेंगे। अब जब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 20% किसका होगा, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट का होता है, बट रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू रिटर्न डाउन, जो नीचे गिर के वैल्यू आ गई, तो ये है 5,40,000। तो अब आप इस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी बच गई, 4,32,000, ठीक है ना। अब अगर थर्ड ईयर में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अब ये बुक वैल्यू है, तो अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो इस पे करोगे। सो हर बार रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो इस तरह से आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
दिस इज़ हाउ यू विल बी डूइंग इट. ओके, सो आई होप ये आप प्रैक्टिस कर लोगे. सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग.